दिल्ली के बुरारी एरिया में रहने वाले चंदावत परिवार के 11 सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या की घटना है। घर के 11 में से 10 सदस्यों को फांसी पर लटका हुआ पाया गया। परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी का बॉडी जमीन पर पड़ा मिला। अंदाजा लगाया गया कि नारायणी देवी का गला घोटा था, जबकि बाकी 10 सदस्यों की मौत फांसी की वजह से हुई थी। फांसी से मरने वाले सदस्यों के शरीर पर चोटों के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ की गर्दन चुकी थी। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैर भी बंधे हुए थे। मौत के बाद 1 जुलाई सन 2018 की सुबह उनके शव मिले। पुलिस का मानना था कि ये मौतें शेयर डिल्यूजन या मनोविकार से प्रेरित थीं। चंदावत परिवार, जिसे पड़ोसियों के बीच भाटिया फैमिली के नाम से भी जाना जाता था, संत नगर के एक 2 मंजिला घर में लगभग 20 सालों से रह रहा था। उनका पैतृक निवास हरियाणा के टोहना शहर में था। परिवार उसी इलाके में किराने की दुकान और प्लाईवुड का कारोबार भी करता था। हमने फैमिली के बेसिक बैकग्राउंड को समझ लिया है। आइए अब जानते हैं कि परिवार में कितने लोग थे और उनकी उम्र कितनी थी। नारायणी देवी, जिनका उम्र 80 वर्ष था, भुवनेश, ललित और प्रतिभा की मां थी। प्रतिभा भाटिया, जिनका उम्र 57 वर्ष था, नारायणी देवी की विधवा बेटी थी। भुवनेश, जिसका उम्र 50 वर्ष था, नारायणी देवी के बड़े बेटे थे। ललित, जिनका उम्र 45 वर्ष था, वो नारायणी देवी के छोटे बेटे थे। सबिता, जिनका उम्र 48 वर्ष था, भुवनेश की पत्नी और नारायणी देवी की बड़ी बहू थी। टीना, जिनका उम्र 42 वर्ष था, ललित की पत्नी और नारायणी देवी की छोटी बहू थी। प्रियंका, जिनका उम्र 33 वर्ष था, प्रतिभा की इकलौती बेटी थी। नीतू, 25 वर्ष, भुवनेश की बड़ी बेटी। मोनू, 23 वर्ष, भुवनेश की छोटी बेटी। ध्रुव, 15 वर्ष, भुवनेश का इकलौता बेटा और परिवार का सबसे छोटा बच्चा। शिवम, 15 वर्ष, ललित का इकलौता बेटा। इस इंसिडेंट के बारे में सबसे पहले जानकारी भाटिया परिवार के पड़ोसियों को 1 जुलाई सन 2018 की सुबह लगभग 7:15 पे हुई। पड़ोसी गुरचंद सिंह, कुलदीप सिंह और प्रतिपाल कौर। जब पड़ोसियों ने नोटिस किया कि भाटिया परिवार के ग्रोसरी शॉप नहीं खुली है, जबकि दुकान आमतौर पर सुबह 5 से 5:30 के बीच खुल जाती है, और दूध वाला जो रोज उनके दरवाजे पे दूध रखता था, वो दूध उठाया ही नहीं गया था, और पड़ोसियों का कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो उन्हें चिंता हुई और वो परिवार का हालचाल लेने उनके घर चले गए। जब पड़ोसी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेन डोर खुला हुआ था, इसीलिए वो ऊपर चले गए। ऊपर पहुंचते ही जो उन्होंने देखा, परिवार के 10 सदस्य छत पर लगी आयरन ग्रिल से लटके हुए थे और एक सदस्य दूसरे रूम में अपने बेड के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। सभी सदस्यों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ भी बंधे हुए थे। उनके पास एक डॉग भी था, जिसे टेरेस पर बांध दिया गया था और वो लगातार भौंके जा रहा था। इसके बाद उन्होंने तुरंत बाकी पड़ोसियों को इन्फॉर्म किया। पुलिस को सुबह लगभग 7:30 पे पहला फ़ोन गया। ये परिवार 3 पीढ़ियों का था। टोटल 11 मेंबर्स थे। सभी वेल एजुकेटेड थे और सोशली हारमोनियस माने जाते थे। परिवार की मेन सोर्स ऑफ इनकम उनकी कन्वीनियंस स्टोर थी, लेकिन इसके अलावा उनका प्लाईवुड का भी बिजनेस था, जिसे छोटा बेटा ललित संभालता था। जब रिपोर्टर्स ने पड़ोसियों से परिवार के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि परिवार का बिजनेस काफ़ी वेल एस्टेब्लिश था और हर साल ग्रो कर रहा था। पड़ोसियों, रिश्तेदारों और कॉलीग्स का कहना था कि परिवार धार्मिक था और सभी सदस्य अच्छे संस्कार वाले, दयालु और मददगार थे। उनका ना तो किसी बाहर वाले से झगड़ा था और ना ही आपस में। वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। परिवार के बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे थे और उनका बिहेवियर भी काफ़ी डिसिप्लिन था। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। पूरी फैमिली रातों रात खत्म हो गई और किसी को भनक भी नहीं लगी। परिवार के रिश्तेदार ये सब देखकर शॉक में थे और इस बात को मान ही नहीं पा रहे थे कि परिवार कई दिनों से इस तरह की प्लानिंग कर रहा था। इसका कारण ये भी था कि परिवार ने अपनी बेटी प्रियंका की एंगेजमेंट सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनाई थी। ये सेलिब्रेशन बुरारी केस के सिर्फ 14 दिन पहले ही हुई थी। इस भयानक घटना को शुरू में माना गया। सबसे पहले परिवार के पड़ोसियों ने देखा और फिर बुरारी स्टेशन के हेड कांस्टेबल मिस्टर राजीव तोमर को इन्फॉर्म किया। घटना को देखकर उन्होंने नोटिस किया कि का तरीका बरगद के पेड़ जैसे पैटर्न को दिखाता है। जब बुरारी पुलिस स्टेशन के एसएचओ मनोज कुमार को न्यूज रिपोर्टर्स ने इस इंसिडेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि अपनी पूरी कैरियर में उन्होंने ऐसा केस पहले कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया था।
पुलिस के कारण को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी। इसे चोरी का केस भी नहीं माना जा सकता था क्योंकि परिवार की महिला सदस्यों के गहने बिल्कुल सेफ थे, और साथ ही साथ इसे भी नहीं माना जा रहा था क्योंकि सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और कोई नोट भी नहीं मिला। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना पुलिस वालों को, ना जो लोग वहां पे थे उनको, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। तो क्राइम सीन को केयरफुली एग्जामिन करने के बाद पुलिस ने इस भयानक घटना की जानकारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली को दी। एफएसएल दिल्ली की एक्सपर्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट किए। परिवार के सदस्यों के पीछे का मोटिव ढूंढना पुलिस की अब टॉप प्रायोरिटी बन गई थी। इसके लिए घर की एक वॉल पर लगा लेन की तरफ फेसिंग सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक किया गया। सीसीटीवी का पर्पस ये देखना था कि क्राइम सीन पर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई या नहीं और कोई बाहरी व्यक्ति इस केस में इन्वॉल्व तो नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक परिवार के सदस्यों को इसेंशियल सामान जैसे स्टूल्स, वायर्स और बैंडेजेस खरीदते हुए देखा गया जिन्हें बाद में यूज किया गया। पुलिस ने इस फुटेज को साइड थियरी को सपोर्ट करने के लिए कंसीडर किया। पुलिस ने सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स के रिक्वेस्ट पर का एफआईआर रजिस्टर किया। सभी 11 शवों को पैक करके मार्टरी भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि परिवार के सारे सदस्यों की फांसी के कारण ही हुई थी, जबकि परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य जो जमीन पर पड़ी हुई मिली थी उनकी पार्शियल हैंगिंग की वजह से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी मेंशन था कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव वेस्ट मौजूद था जो परिवार के सदस्यों में स्ट्रेस या डिप्रेशन का कोई साइन नहीं बताता। जब दिल्ली पुलिस इस केस को सॉल्व करने में असफल हुई तो इस केस को आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहाँ से कहानी में एंट्री होती है क्राइम ब्रांच की। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस केस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी डिटेल का ध्यान रखा। अपनी जांच में उन्होंने कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ढूंढे जिन्होंने इस केस को समझने और सॉल्व करने में मदद की। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि परिवार के सबसे बड़े बेटे भुवनेश ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, जबकि क्राइम सीन पर उनके हाथ बंधे हुए मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी उंगलियों पर स्ट्रगल के क्लियर साइंस मिले थे। परिवार के सारे बच्चों के हाथ और पैर टेलीफोन वायर से बांधे हुए थे। उनकी आंखों और मुंह में कॉटन भरी हुई थी और बच्चों के शरीर पर किसी तरह के स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी का शव दूसरे रूम में मिला था। उनका शरीर आधा मुड़ा हुआ था और उनकी गर्दन के इर्द गिर्द बेल्ट बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उनके गर्दन के साइड पर कुछ निशान बन गए थे। बाकी परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी गर्दन के इर्द गिर्द दुपट्टा बांधकर लगाई थी। क्राइम ब्रांच को इस बात के एविडेंस मिले कि परिवार ने अपनी के एक रात पहले एक रिचुअल परफॉर्म किया था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि टीना अपने बेटे के साथ 4 स्टूल्स खरीदने गई थी। ललित के बड़े बेटे को प्लाईवुड स्टोर खोलते हुए और वहां से कुछ वायर्स के बंडल ऊपर ले जाते हुए देखा गया। किचन में फ्रिज के अंदर दूध का पैकेट और भीगे हुए चने मिले। ललित के बेटे ने परिवार के सभी मेंबर के फोन रिचार्ज भी किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस एक रजिस्टर था जो घर के मंदिर के आसपास रखा हुआ था। घर से 11 डायरीज भी मिली जिसमें 2007 से लेकर 2018 तक की एंट्रीज लिखी हुई थी। शुरुआत में जब पुलिस ने बुराई डेथ केस की जांच शुरू की और फाउल प्ले के कोई क्लियर साइंस नहीं मिले तो इसे सुसाइड का केस माना गया, लेकिन सुसाइड नोट ना मिलने की वजह से पुलिस इस नतीजे पर पूरी तरह पहुंच नहीं पाई। सुसाइड नोट की एब्सेंस ने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया और इस केस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये केस सुलझने की जगह और उलझता चला गया। अभी थोड़ी देर पहले 11 डायरीज की जिक्र हुई थी, तो चलिए जानते हैं कि उसकी क्या कहानी थी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर 11 डायरीज की क्या कहानी है। क्राइम सीन से जो 11 डायरीज मिली थी उन्हें क्राइम ब्रांच ने डिटेल में स्टडी किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ऑब्जर्व किया गया कि डायरीज में जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो कन्वर्सेशन, कमांड्स और इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में थी। डायरी के लास्ट पेज पर वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी जो इंसिडेंट के दिन ही फॉलो की जानी थी। भोपाल सिंह। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये भोपाल सिंह कौन है। चलिए भोपाल सिंह की थोड़ी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। सन 2007 में ललित के पिता भोपाल सिंह की प्राकृतिक कारण से मौत हो गई। पिता की के बाद ललित काफी अंतर्मुखी हो गया था। एक दिन उसने परिवार को बताया कि उस पर उसके पिता की आत्मा का साया है जो अच्छा जीवन पाने के उपाय बता रही है। 2007 से ही वो अपने पिता के निर्देशों पर एक डायरी लिखने लगा और रोज डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भोपाल सिंह
जो परिवार के डिजीज पिता थे, उनकी पहली बार डायरी में जिक्र 7 सितंबर सन 2007 को मिला। इस नोट में लिखा था कि डिजीज ने परिवार से कहा है वो उन्हें उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ के थ्रू याद रखें और उस फोटो को अपने सामने रखकर देखें। डायरी की लास्ट एंट्री 24 जून सन 2018 की थी, जिसमें एक रिचुअल का मेंशन किया गया था जिसे बनियान ट्री रिचुअल कहा गया। इस रिचुअल को 7 दिन तक फॉलो करने के लिए लिखा गया था और इसके साथ बद पूजा करना भी जरूरी बताया गया था। बद असल में एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ें शाखाओं से लटकी हुई होती हैं। डायरीज में घर के हर सदस्यों के रोजमर्रा के जीवन और उनके कंडक्ट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी डिटेल लिखी हुई थी। भोपाल सिंह की मौत के बाद ललित ने अपने पिता की जगह ले ली। परिवार के सभी सदस्यों ने उसके कहने पर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सबसे छोटा बेटा होने के बावजूद ललित ज़्यादा मैच्योर है और सही और इफेक्टिव डिसीजंस लेने का कैपेबिलिटी रखता है। डायरी की पहली एंट्री भोपाल सिंह के डेथ के तुरंत बाद ही लिखी गई थी। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि डायरी में लिखी ज़्यादातर एंट्रीज और इंस्ट्रक्शन का मेन फोकस ललित ही था। जब पुलिस ने पड़ोसियों से फैमिली के लाइफस्टाइल और बिहेवियर के बारे में पूछा तो ये पता चला कि नीतू, जो बच्चों में से एक थी, उसने पड़ोसियों को बताया था कि उसके चाचा पर उनके मरे हुए दादा की आत्मा का असर है। घर से मिली डायरीज की कॉपी हैंडराइटिंग के ज़्यादातर नोट्स प्रियंका और नीतू ने लिखे थे, जो रिस्पेक्टिवली प्रतिभा और भुवनेश की बेटियां थीं। उसमें यह भी ऑब्जर्व किया गया कि ललित ही इस पूरे इंसिडेंट में मेन लिंक था, क्योंकि सब कुछ उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। ललित का सन 1998 में एक बहुत सीरियस बाइक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके सर पर काफ़ी चोट लगी थी। एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि उसे लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा। 26 मार्च सन 2004 को ललित के साथ एक और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ। किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की। ललित दिल्ली में अपनी प्लाईवुड के शॉप पे था जब किसी ने उसे दुकान के अंदर बंद कर दिया और आग लगा दी। ये इंसिडेंट उसके लिए इतना ट्रॉमेटिक था कि उसकी आवाज़ ही चली गई। ललित को अपने फादर की डेथ के लगभग 1 साल बाद अपनी आवाज़ वापस मिली। इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई क्लियर आउटकम नहीं मिला, तो क्राइम ब्रांच ने साइकोलॉजिकल एटॉप्सी का सहारा लिया। साइकोलॉजिकल एटॉप्सी का मतलब होता है डेड लोगों के माइंड और बिहेवियर को साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के थ्रू स्टडी करना। इस स्टडी में पाया गया कि ललित साइकोसिस से सफ़र कर रहा था और धीरे धीरे ये कंडीशन उसके फैमिली मेंबर तक भी ट्रांसफर हो गई। इस फिनोमिना को शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। इसी वजह से फैमिली के सारे मेंबर्स बिना सवाल किए ललित की हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी रिवील हुआ कि फैमिली का इंटेंशन सुसाइड करना था ही नहीं, बल्कि सरकमटेंसेस और उनके बिलीफ ने उन्हें ये करने पे मजबूर कर दिया। उनका मानना था कि उनके फादर आकर उन्हें बचा लेंगे। क्राइम ब्रांच को इस केस को सॉल्व करने में लगभग 3 साल लग गए। फाइनल कंक्लूजन ये निकाला गया कि क्योंकि किसी भी तरह का फाउल प्ले इन्वॉल्व नहीं था, इसीलिए डेथ्स ना मर्डर थी और ना ही सुसाइड। इस केस को एक्सीडेंटल डेथ माना गया और आगे ये भी रिवील हुआ कि सबसे बड़े भाई ने फैमिली मेंबर्स के आईज को डोनेट करवाया था उनके क्रिमिनेशन से पहले। क्राइम ब्रांच की क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने नवंबर सन 2021 में इस मैटर को सुना और ऑफिशियली केस क्लोज कर दिया। फैमिली के जो 2 मेंबर्स जिंदा बचे थे, दिनेश सिंह चंदावत और उनकी बहन सुजाता, इस मास सुसाइड थियरी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें फैमिली के किसी भी कल्ट या अंधविश्वास को फॉलो करने की कोई जानकारी नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करने की बात कही। इस केस के बाद पब्लिक में काफ़ी स्ट्रेंज स्टोरीज सर्कुलेट हुई, जैसे 11 पाइप्स, 11 डायरीज और 11 डेथ्स का कनेक्शन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी देखा गया कि घर की आउटर वॉल पर 11 पाइप लगाई गई थी जो कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रही थी। इन 11 पाइप में 7 नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ फेसिंग थी। लोगों ने इस अरेंजमेंट को फैमिली के 7 फीमेल और 4 मेल मेंबर से जोड़कर देखा। ये भी कहा गया कि पाइप्स का पैटर्न उसी तरह का है जिस पोजीशन में फैमिली की बॉडीज मिली थी। 10 पाइप एक दूसरे के काफ़ी पास लगाई गई थी, जबकि एक पाइप थोड़ी दूर लगाई हुई थी। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने ये क्लेम किया कि यह पाइप्स आत्मा को बाहर निकालने के पर्पज से लगाई गई थी, लेकिन जिस इंसान ने ये पाइप्स इंस्टॉल की थी
उसने पुलिस को बताया कि उसने ये सब फैमिली मेंबर्स के इंस्ट्रक्शन पर ही किया था। घर के मेन एंट्रेंस के डोर पर 11 ग्रिल्स भी लगी हुई थी। घर के अंदर एग्जैक्टली 11 विंडोज और वेंट्स होना भी इस केस का नंबर 11 कनेक्शन और ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। इन सब बातों की वजह से लोगों को लगने लगा कि नंबर 11 का बुरारी केस में कोई खास सिग्निफिकेंस है। बुरारी केस को शेयर्ड साइकोसिस माना गया। शेयर्ड साइकोसिस जैसे नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एक ग्रुप के लोग इतने क्लोजली कनेक्टेड होते हैं कि वो सब एक ही डिल्यूजन शेयर करने लगते हैं जो ग्रुप के किसी एक मेंबर के दिमाग में डेवलप होता है। बुरारी केस में फैमिली के सब मेंबर्स का एक दूसरे के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। इसी बॉन्ड की वजह से उन्होंने ललित के जैसे ही डिल्यूजन्स डेवलप कर लिए। उन्हें लगने लगा कि उनके डिजीज्ड फादर ललित के थ्रू उनसे बात कर रहे हैं। इस बिलीफ के चलते वो बार बार ललित के बताए हुए हर कमांड और रिचुअल्स फॉलो करते रहे और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।